प्रिय विद्यार्थियों, बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभिप्रेरणा के अध्याय को हम समाप्त करने के पश्चात हमने काफी प्रश्नोत्तरी भी हल की और अभिप्रेरणा के अध्याय को मैंने प्रमुख रूप से खंडों में विभाजित कर करके आपको पूरा अभिप्रेरणा से अवगत करवाया। अवगत करवाने के साथ साथ मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों, मैंने आपको अभिप्रेरित भी किया शिक्षा के प्रति, किस प्रकार हमें व्यवसाय अध्ययन विषय के अंदर टिका रहना है, अंतिम समय तक हमें व्यवसाय अध्ययन से लड़ना है। व्यवसाय अध्ययन के साथ साथ हमारे तमाम प्रकार के और भी विषय हैं, उनको भी गौर करना है। और व्यवसाय अध्ययन अपने आप में एक ऐसा विषय है जो दिखने में सरल है मगर लिखने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अभिप्रेरणा के अध्याय को समाप्त करने के पश्चात हमने कुछ प्रश्नोत्तरियां भी की और गत वीडियो के अंदर हमारे विलियम ओची की जेड विचारधारा आपके सामने मैंने रखी और उन्होंने जो जेड विचारधारा के अंदर क्या क्या चीजें दी उन्हें मैंने बताया। और मैंने आपको गत वीडियो में बताया था कि कुछ प्रश्न जो कि मैं आपको सुपुर्द करूंगा और वो प्रश्न आपको मेरे पढ़ाए हुए वीडियो को देखते हुए, उन वीडियो को देखते हुए आप हल कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। आप उन वीडियो को देखें और प्रत्येक वीडियो को देखिए, उस प्रश्न से जिस प्रकार मैंने अपने शब्दों में समझाया है और किताब के माध्यम से भी समझाया है उसको करने का प्रयास करें। तो कुछ प्रश्न तो मैंने आपको चलते वीडियो में भी दे दिए थे और ये अंतिम वीडियो जो अभिप्रेरणा के अध्याय को समाप्त करेगा उसके जो कुछ आज मैं 10 प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूं, उन प्रश्नों को आप करने का प्रयास करना कॉपी के अंदर। इसके बाद हमारा नेतृत्व चैप्टर शुरू होगा और भी अगर मुझे उचित लगा तो जो आपको फायदेमंद चैप्टर होगा वो मैं पहले करवाने की कोशिश करूंगा। विद्यार्थियों गौर करें, अभिप्रेरणा की जो आज ये प्रश्नोत्तरी है, 10 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है, उससे पहले मैं आपको वापस एक बार पुनः रिमाइंड करवा देता हूं, आपको अवगत करवा देता हूं उनकी हमने अभिप्रेरणा के अंदर क्या पढ़ा। अभिप्रेरणा शब्द जो मोटम लैटिन भाषा से आया है उसके बारे में मैंने आपकी से बात की थी। उसका तात्पर्य क्या होता है, अभिप्रेरणा की विशेषताएं को समझाया। अभिप्रेरणा की वास्तव में परिभाषा जो विभिन्न प्रकार के तमाम प्रकार के प्रबंध शास्त्रियों ने दी, उस अभिप्रेरणा की मैंने विशेषताओं और परिभाषाओं को समझाया, विभिन्न प्रकार के जो प्रबंध शास्त्री हुए। और उसके बाद अभिप्रेरणा की विशेषताओं को समझाने के बाद, महत्व को समझाने के बाद मैंने आपको अभिप्रेरणा की तकनीक के अंदर एक वित्तीय तकनीक और अवित्तीय तकनीक को समझाया। और मैंने विचारधाराएं के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रबंध शास्त्रियों ने जो विचारधाराएं दी उसको मैंने अलग अलग कर समझाया। मास्लो की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा थी, मैकग्रेगर की विचारधारा और विलियम ओची की विचारधारा और विभिन्न प्रकार की इस प्रकार विचारधाराएं जो मैंने आपको प्रतिपादित की और जो मैंने आपको समझाई, उन पर आधारित जो प्रश्न बने हैं उनको मैं आज आपके सामने साझा करूंगा। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आप ज्यादा से ज्यादा कॉपी में उतारने का प्रयास करें और अपनी लेखन शैली को बढ़ाएं। मैकग्रेगर की विचारधारा है, द्विघटक विचारधारा है, विलियम ओची की जेड विचारधारा जो अंतिम वीडियो के अंदर मैंने समझाई, एक एक चीज मैंने आपको समझाई, उनको आप करने का प्रयास करें। तो पहला प्रश्न आज हमारा है जो अभिप्रेरणा की जो प्रश्नोत्तरी है, विद्यार्थियों गौर करें, उसके अंदर जो पहला प्रश्न है, अब्राहम एच मास्लो की आवश्यकता क्रम को व्याख्या सहित समझाओ। विद्यार्थियों, मैंने आपको इसके अंदर एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो तो सा सु सा आ करती है। सा से शारीरिक, सु से सुरक्षात्मक, सा से सामाजिक, अ से अहंकारी और आत्म विकास। ये जो ट्रिक थी विद्यार्थियों, इस ट्रिक के माध्यम से आप इसकी व्याख्या आराम से कर सकते हैं कि शारीरिक के अंदर किन किन शामिल किया गया, सु के अंदर सुरक्षात्मक में किन्हें किन्हें शामिल किया गया और सामाजिक के अंदर किन्हें शामिल किया गया और अहंकारी और आत्मविश्वास के अंदर इसे शामिल किया गया। विद्यार्थियों, तो अब्राहम एच मास्लो की आवश्यकता क्रम को व्याख्या सहित आपको समझाना है। मास्लो ने किस प्रकार इसकी व्याख्या की। प्रश्न दूसरा है कि हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा को समझाइए। विद्यार्थियों, हर्ज़बर्ग करके प्रबंध शास्त्री है जिन्होंने द्विघटक विचारधारा दी थी, जिसके अंदर स्वास्थ्य आरोग्य घटक और अभिप्रेरक घटक। स्वास्थ्य आरोग्य घटक के अंदर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक के माध्यम से, और अभिप्रेरक घटक अगर आपको वो ट्रिक याद है, स्वास्थ्य आरोग्य घटक का मैंने आपको समझाया था कि एक प्रबंध शास्त्री, वहां विभिन्न प्रकार के प्रबंध शास्त्रियों ने वहां रिसर्च किया और पाया कि एक जो संस्था के अंदर कर्मचारी होते हैं वो आत्म संतुष्टि उन्हें नहीं होती है, कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं होते हैं वातावरण के घटक से। और ये स्वास्थ्य आरोग्य घटक के वातावरण से जो व्यक्ति प्रभावित होता है उससे वो अपने आप को संतुष्ट प्रदान कर सकता है। उसके अंदर वो क्या क्या चीजें बताई थी विद्यार्थियों। स्वास्थ्य किसका अच्छा होता है, सी कौन था, एस किस कंपनी में लगा, जेडब्ल्यू के अंदर वो क्या इफ फॉरवर्ड करने लगा, उससे आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, ये आपको मैं आपको हल नहीं करवाऊंगा, आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, उसके माध्यम से आपको करना है। और अभिप्रेरक घटक के अंदर मैंने आपको समझाया था कि उसके अंदर एक कर्मचारी अभिप्रेरित भी हो सकता है। स्वास्थ्य आरोग्य घटक के अंदर वो संतुष्ट हो सकता है
मगर अभिप्रेरित कभी नहीं हो सकता। उसी आधार पर अभिप्रेरित घटक को आपको समझाना है, इसमें क्या शामिल किया गया उन्हें बताना। अगर आपको ट्रिक याद है विद्यार्थियों तो आप निश्चित तौर पर आराम से पसंद कर सकते हो, इसीलिए मैंने वो ट्रिक बताई थी ताकि यहाँ आपके वो काम आ जाए। और अभिप्रेरित घटक के मैंने आपको बताया था किससे अभिप्रेरित होते हैं, डॉक्टर, डॉक्टर किससे होता है, राजस्थान पुलिस। और फिर लास्ट में क्या बोला था, नाना, डी आर आर और आर और बी एन ए से आपका क्या तात्पर्य हो आपको खुद को करना है। अभिप्रेरणा की एक्स वाई विचारधारा के प्रतिपादक का नाम, विद्यार्थियों यहाँ मैं प्रतिपादक का नाम नहीं बताऊंगा, आपको खुद को पता करना है। और ये कौन सी पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा की एक्स वाई विचारधारा। ये मैं आपको बता सकता हूँ एक्स विचारधारा से क्या तात्पर्य है, इसके अंदर एक कर्मचारी निकम्मा हो, निठल्ला हो, सिर्फ आत्म केंद्रित हो, अपने कामों तक ही सीमित हो, दूसरों के कार्य, संस्था के कार्य नहीं करेगा, सिर्फ अपने धन और आर्थिक स्थिति के अंदर विलीन होता है और वो कार्य के प्रति सजग नहीं होता है, उस पर भय डर डर करके उन्हें कार्य करवाने के लिए अवगत करवा देता है, उसके विपरीत ही वाई विचारधारा। इसके प्रतिपादक कौन है विद्यार्थियों, अगर आपको एस दिमाग के अंदर आया तो क्रॉस, क्रॉस के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हैं, उसकी बुराइयां ही करनी है, एक कर्मचारी की बुराइयां करनी है, वास्तव में उस कर्मचारी की बुराइयां उस स्तर पर करनी है जो अभिप्रेरणा के प्रतिपादक जो हुए उन्होंने बताया कि एस विचारधारा के अंदर निम्न प्रकार के कर्मचारी शामिल होते हैं और वाई विचारधारा उसके बिल्कुल ऑपोजिट चलती है। इसमें कौन सी पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया, ये भी आपको बताना है कि इसका कौन सी पुस्तक में उल्लेख किया गया। एक्स वाई विचारधारा को अपने शब्दों में समझाइए, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया वही एक्स वाई विचारधारा को आप अपने शब्दों में समझाना है और इसका समझाना आप लिख सकते हैं कि एक्स वाई विचारधारा से हमारा ये तात्पर्य है, इसके प्रतिपादक ये हुए, उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर निम्न प्रकार से एक्स वाई विचारधारा को समझाया। प्रश्न 5वां है कि विलियम ओची करके जो प्रबंध शास्त्री हुए सन 1981 के अंदर इन्होंने एक थ्योरी दी थी, अपनी कौन सी जेड थ्योरी दी थी और जेड थ्योरी के अंदर इन्होंने एक पुस्तक लिखी और पुस्तक के अंदर इन्होंने बताया कौन कौन से दो देश आपस में प्रबंध, उनकी प्रबंध की व्याख्या की और किस प्रकार से वो सफल प्रबंधक को बनाते हैं और उनका तुलनात्मक अध्ययन किया वो आपको बताना है। तो विलियम ओची की जो जेड विचारधारा एक थ्योरी थी, जेड थ्योरी, उन्होंने कौन सी पुस्तक का उसमें उल्लेख किया, उस पुस्तक का नाम बताना है। देखिए मैंने आपको गत वीडियो के अंदर उस पुस्तक का उल्लेख किया था, अगर आपने गौर किया तो। ये पुस्तक कब प्रतिपादित की गई, उस पुस्तक को कब प्रतिपादित किया गया उसका भी उल्लेख करना है विद्यार्थियों। हर प्रश्न को मैंने तोड़ा है ताकि आपको आराम से हर प्रश्न याद हो जाए। उसके बाद अभिप्रेरणा की अवित्तीय तकनीक, एक वित्तीय तकनीक बताई थी जिसका सीधा सा तात्पर्य धन और मुद्रा से होता है और यहाँ मैंने अवित्तीय तकनीक के अंदर पद, सम्मान, प्रशंसा, विभिन्न प्रकार की ऐसी चीजों को मैंने उल्लेख किया था। गत प्रश्न वीडियो के अंदर मैंने उसका प्रश्न भी दिया है, तो उसमें एक बिंदु है कि प्रबंध में सहभागिता से आपका क्या तात्पर्य। प्रबंध के अंदर सहभागिता, नाम से जान सकते हैं कि अभिप्रेरित व्यक्ति प्रबंध के अंदर सहभागिता कैसे प्रदान करता है, अवित्तीय तकनीक के अंदर आपका से क्या तात्पर्य उन्हें समझाना है। जेड विचारधारा में तुलनात्मक अध्ययन किसका है, जेड विचारधारा में तुलनात्मक अध्ययन किसका किया गया, किस दो देशों का आपस में तुलना की गई और फिर बताया गया कि इसका सफल प्रबंध होता है, तो तुलनात्मक अध्ययन किसका है उसके बारे में बताना है। प्रोफेसर ओची के अनुसार प्रबंध का मूल आधार क्या है, प्रोफेसर ओची ने बताया कि जापान का जो प्रबंध था उसका मूल आधार क्या था, वो जापान का प्रबंध उचित क्यों था, उसका मूल आधार क्या था, उसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी TSI, आप इसके माध्यम से आराम से लिख सकते हैं TSI, तो ये कुछ प्रबंध हो सकता है। अंतिम प्रश्न जो 10वां प्रश्न है, प्रोफेसर ओची के अनुसार मंद गति से मूल्यांकन में पदोन्नति से क्या तात्पर्य है। प्रोफेसर ओची ने जेड विचारधारा के अंदर कई चीजें बताई और विभिन्न 7 बिंदुओं के माध्यम से जेड विचारधारा को समझाया। उसके अंदर मंद गति से मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, मंद गति से होना चाहिए। मैंने आपको विद्यार्थियों मंद गति से मूल्यांकन सरल शब्दों में कल समझाया था, उसे आपको कॉपी के अंदर लिखना है, समझाना है। तो विद्यार्थियों आज हमारा जो ये अभिप्रेरणा का अध्याय समाप्त होता है और एक नए चैप्टर की ओर हम बढ़ेंगे विद्यार्थियों। और अभिप्रेरणा के इस अध्याय के अंदर मैंने आपको अभिप्रेरित किया और अंतिम समय में और आपको एक बात कह देता हूं कि जहां तक मैं समझता हूं आप अभिप्रेरित होकर अंतिम समय तक पढ़ाई करेंगे और अपने आप को संबल बनाएंगे ताकि आप इस विषय के अंदर टिके रहे विद्यार्थियों। धन्यवाद, अपने आप को बनाए रखें और हमेशा प्रश्नोत्तरी को हल करते रहें।